हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। मैं महेंद्र सिंह, आपका एजुकेटर, आज लेके आया हूं जीके के डोज की 6वीं क्लास, जिसमें हम विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है व्याख्या सहित देखेंगे, जिससे हर प्रश्न से आपके जो है 5 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो आपको जो है प्रश्नों की व्याख्या पर पूर्णतः ध्यान देना है और क्लास के अंत तक बने रहना है, क्योंकि आगामी जो भर्तियां होने वाली हैं यूपीएसआई, लेखपाल, बीईओ और सुपर टेट जैसी, उनमें यह प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या आपको की जाएगी और साथ ही जो है यह पूर्णतः एनसीईआरटी के बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन दिया है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन बी दिया है पीपीएलओ, और ऑप्शन सी दिया है स्पर्म सेल, और ऑप्शन डी दिया है तंत्रिका कोशिका। पूछा है संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो इससे पहले और हाँ, आप लोग भी प्रश्नों को जज करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितने प्रश्न सही किए, और अगर कोई डाउट होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, सबसे पहला दिया है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा ही है। इसका सही आंसर है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और अगर पूछता है संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपको बताना है कौन सी है। तो पीपीएलओ, पीपीएलओ संसार की सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, और पीपीएलओ का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्लूरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? प्लूरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसे माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पीपीएलओ को? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टम। एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगला दिया है जो ऑप्शन स्पर्म सेल। स्पर्म सेल जो यह, इसको जो है हिंदी में शुक्राणु कोशिका बोलते हैं, और मानव शरीर की यह सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, कौन सी? यह देखिए, यह संसार की सबसे बड़ी और छोटी की बात करेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा और पीपीएलओ। अगर मानव शरीर की पूछेगा तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? शुक्राणु जो है शुक्राणु कोशिका या फिर स्पर्म सेल का है। ठीक है, और अगर पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका कोशिका लगाएंगे। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं नर्वस सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका सेल। तो आपने जो है इस तरह से देखा, कई क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हुए कि सबसे बड़ी कोशिका संसार की शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका संसार की कौन सी होगी, तो पीपीएलओ, जिसका फुल फॉर्म होता है, जो पूछा जा सकता है, प्लूरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसका दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टम। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल होती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका या फिर नर्वस सेल कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आई थिंक आपको पसंद आया होगा यह क्वेश्चन। और अगला प्रश्न है कि जठर रस, या जिसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, जठर रस कहाँ यानी गैस्ट्रिक जूस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन दिया है यकृत यानी लीवर से, बड़ी आंत से, या फिर आमाशय से, या फिर अग्नाशय से। ठीक है, अग्नाशय यानी पैंक्रियास। तो आपको ऑप्शन बताना है। देखिए, यकृत, यकृत से जो है यानी लीवर से। यकृत की हम व्याख्या जो है आपको पूरे विस्तृत रूप में करेंगे। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, पूरी एक क्लास लगेगी यकृत को पढ़ाने में। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, आमाशय। ठीक है, जब हम जो है साइंस की जो है डिस्क्रिप्टिव क्लास लेंगे तो आपको सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में एक एक करके डिस्क्रिप्टिव रूप से बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आंसर जो इसका सही होगा वह है आमाशय, आमाशय। तो आमाशय को आज हम देख लेते हैं ठीक से। ठीक है, तो आमाशय क्या होता है? आमाशय जो है 30 सेंटीमीटर लगभग, 30 सेंटीमीटर लगभग जो है एक थैली नुमा संरचना होती है, जो हमारे पेट में पाई जाती है। आमाशय जो है क्या है? एक 30 सेंटीमीटर की थैली नुमा संरचना होती है, और इसकी दीवारों
इसकी दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और इन्हीं जठर ग्रंथियों से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होता है। ठीक है, तो आमाशय क्या है? यह 30 सेंटीमीटर की एक थैलीनुमा संरचना होती है और इसकी दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और जठर ग्रंथियों से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का स्रावन होता है। ठीक है, और जठर रस के प्रभाव में आने के पश्चात, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे कि जठर रस के प्रभाव में आने के पश्चात जब हम भोजन करते हैं, तो जब भोजन हमारा आमाशय में प्रवेश करता है ग्रास नली से होते हुए, तो जठर रस प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, तो जठर रस जब प्रभाव में आ जाता है तो क्या होता है? तो देखते हैं, जठर रस जब प्रभाव में आ जाता है तो देखिए आपको इसमें दिया है, हाँ ये देखिए इसमें दिया भी हमने कि आमाशय 30 सेंटीमीटर थैलीनुमा संरचना होती है और इसकी दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, हमने देख लिया। और जठर रस के प्रभाव में आने के पश्चात आमाशय की दीवारों से 3 प्रकार के एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने वाले एंजाइम हैं कि यह पूछ लेता है कि यह एंजाइम कहाँ से स्रावित होते हैं। तो आमाशय से कौन से एंजाइम है? एक पहला एंजाइम होता है पेप्सिन, दूसरा रेनिन और तीसरा म्यूसिन। ठीक है, जठर रस के प्रभाव में आने के पश्चात 3 प्रकार के एंजाइम का स्रावण होता है, पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन और तीसरा म्यूसिन। तो देखते हैं कि इनका कार्य क्या है। तो पहला जो दिया है पेप्सिन, पेप्सिन का क्या कार्य होता है? वह भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। देखिए आप लोग जितनी भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि यह जो है बिल्कुल पूछे जाते हैं। पूछ सकता है कि प्रोटीन का पाचन आमाशय में कौन सा एंजाइम करता है, तो पेप्सिन करता है। इसके बाद दूसरे नंबर जो रेनिन दिया है, यह दुग्ध में उपस्थित केसीन का पाचन करता है। जब हम दूध पीते हैं तो दूध में केसीन नामक प्रोटीन होती है। ठीक है, केसीन क्या? एक प्रोटीन होती है जिसका पाचन रेनिन करता है और केसीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूध का रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? तो केसीन प्रोटीन के कारण। ठीक है, यह पूछा जाता है। और इसके बाद तीसरा एंजाइम है म्यूसिन, यानी आमाशय से स्रावित होने वाला HCl अम्ल से जो अम्ल है HCl अम्ल से दीवारों को गलाने से बचाता है और HCl की हानिकारक प्रभाव से बचाता है। इसको समझ लेते हैं। देखिए जब हमारा जो ग्रास नली से भोजन आमाशय में प्रवेश करता है, ठीक है, देखिए उससे पहले क्या होता है? हमें भूख लगी होती है। तो हमें भूख का आभास कब होता है? जब भूख लगी होती है तो जो हमारा आमाशय में HCl अम्ल बनता है वह भोजन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो जब उसको भोजन नहीं मिलता है तो वह HCl अम्ल जो होता है वह आमाशय की दीवारें, ये किनारी किनारी की दीवारों को जो है गलाने लगता है। ठीक है, तो उससे हमें जो है भूख का एहसास होता है। HCl कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो अगर तो इसी अम्ल HCl अम्ल को जो हानिकारक प्रभाव है, तो जो म्यूसिन होता है उसी टाइम जब भूख लगी होती है और जब HCl हमारे आमाशय की दीवारों को गलाने का कार्य करता है, तभी म्यूसिन नामक जो एंजाइम होता है उसका स्रावण होता है और वही म्यूसिन HCl के जो हानिकारक प्रभाव है हमारे आमाशय पर ना पड़े उसके प्रभाव को कम करता है या उसके प्रभाव से बचाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस बात का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको प्रश्न और उसकी व्याख्या पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में यहाँ पर जो है ऐसे घंटी का निशान आएगा, उसको दबा लीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो क्लासेस और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपकी क्लासेस और वीडियो मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है कि रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और पूछा जाता है। ठीक है, तो रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? तो ऑप्शन दिया है RBC के कारण, WBC के कारण, प्लाज्मा के कारण या फिर हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग जज करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताने से पहले हम प्रश्न की व्याख्या कर देते हैं। तो पहला दिया है RBC। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसका सही आंसर RBC नहीं है, याद रखें हैं RBC के कारण, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है
यही लगा के चले आएंगे कि आरबीसी जो होता है और इसका जो फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स होता है और आरबीसी कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो यह आंसर नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया पहले, रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। और इसको इरेथ्रोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, इरेथ्रोसाइट भी कहा जाता है किसको, आरबीसी को। इसके बाद दिया है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पेल्स है, व्हाइट ब्लड कार्पेल्स, और इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ठीक है। ल्यूको का अर्थ होता है सफेद, तो उसी से इसको ल्यूकोसाइट और इसको इरेथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला जो ऑप्शन दिया है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए जो हमारा रक्त होता है वह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कुछ ठोस चीज़ें होती हैं उसमें और कुछ द्रव चीज़ें होती हैं। तो ठोस चीज़ों में क्या आता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये सब आ जाती हैं, ठीक है। ये इनकी जो मात्रा होती है वह 45% होती है, ठीक है। और इसके बाद प्लाज्मा जो होता है वह द्रव अवस्था में होता है, तो ये यहाँ उसकी मात्रा क्या होती है, 55% होती है। टोटल मिला के रक्त 100% बन जाता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है, याद रखेंगे 55% होती है, ठीक है। और इसके बाद प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, तो प्लाज्मा शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करती है। शरीर में जो ताप है, शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, प्लाज्मा करता है। पूछे अगर क्वेश्चन आएगा कि शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है। इसी के साथ प्लाज्मा का एक कार्य और है कि रक्त में भोज्य पदार्थों, कौन कौन से भोज्य पदार्थ का जब हम भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, इनके संवाहन के लिए भी कौन जिम्मेदार है, तो प्लाज्मा होता है। देखिए मतलब संवाहन का मतलब परिवहन, जो एक अंग से दूसरे अंग तक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, प्लाज्मा करता है। क्योंकि रक्त जो है द्रव किस वजह से है, प्लाज्मा के कारण, तो प्लाज्मा ही बहा के उसे ले जाता है, यानी रक्त बहा के ले जाता है एक से दूसरी जगह में और हमें एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। तो इनका संवाहन कौन करता है, प्लाज्मा करता है। और इसी के साथ और ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है। और अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीम नामक वर्णक पाया जाता है, हीम नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। और इसके हीम नामक जो वर्णक होता है उसके केंद्रक में आयरन तत्व पाया जाता है। और आयरन देखिए जहाँ भी आयरन पाया जाता है वहाँ रक्त क्या आयरन का रंग जो है लाल कर देता है किसी चीज़ को। इसीलिए कहते नहीं है कि आयरन की कमी से जो है खून की कमी हो गई, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के केंद्रक में क्या पाया जाता है, हीम नामक जो वर्णक है उसके केंद्रक में आयरन तत्व पाया जाता है। और आयरन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। आपने पढ़ा होगा कि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह भी लाल दिखाई देता है, इसलिए उसे लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या, ऑप्शन में दिया है कि ए वर्ग या बी वर्ग या ओ वर्ग या फिर ए बी वर्ग, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखने आप लोग जो है जज करेंगे और कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। और हम बताते हैं आपको कि रुधिर वर्ग में के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो एक क्वेश्चन ये है कि इसको बिल्कुल नोट कर लें पॉइंट को, कि कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप यानी रुधिर वर्ग के बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है। किसने बताया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति के आरबीसी में एक खास एवं अलग अलग प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, एंटीजन रखा। और जिसके आरबीसी में जो एंटीजन पाया जाता है वह उसी रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप का होता है। जैसे कि जिसके रुधिर में या आरबीसी में ए एंटीजन पाया जाएगा तो वह ए ग्रुप का होगा, जिसके बी पाया जाएगा वो बी ग्रुप का होगा, जिसके में ओ एंटीजन पाया जाएगा वह ओ ग्रुप का होगा, और जिसके आरबीसी में ए बी एंटीजन पाया जाएगा वह
ए बी ग्रुप का होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि जो रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो किया है किन्होंने किया है। तो देखते हैं निम्न में से कौन सा रुधिर सर्वग्राही है। सर्वग्राही का मतलब होता है जो सबसे जो है ले लेकिन किसी को दे ना सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी। ए बी ग्रुप का व्यक्ति जो है अगर उसको ब्लड की जरूरत होगी तो वह दूसरे से किसी भी ग्रुप के ए से, बी से, ओ से, खुद ए बी से किसी से भी ब्लड ले लेगा, उसको जरूरत होगी और उसका काम हो जाएगा, लेकिन वह किसी को दे नहीं सकता, केवल ए बी वाले को ही दे सकता है। इसी के बाद जो ओ ग्रुप का होता है वह सर्वदाता होता है। सर्वदाता होता है मतलब कि किसी को भी जरूरत पड़े, चाहे ए वाले को, बी वाले को, ए बी वाले को या ओ वाले को, अगर ब्लड की ज़रूरत है तो ये ओ भैया जो है ये दे सकते हैं सबको, लेकिन अगर इनको ज़रूरत पड़ गई तो इनको ओ वाला ही ढूंढना पड़ेगा, इनको और कोई दे नहीं सकता। ठीक है, तो यह सर्वदाता होता है और ए बी सर्वग्राही होता है। ठीक है, यानी यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, तो ए बी। तो इसका जो सही आंसर है सर्वग्राही पूछा था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, पूछा है इसमें। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, जीन या इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। ठीक है, पूछा जाता है ये कि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो न्यूरॉन। नेफ्रॉन क्या है, तो किडनी। किडनी की जो कार्यात्मक इकाई अगर पूछेगा तो नेफ्रॉन। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की यानी नर्वस सिस्टम की क्या होती है, न्यूरॉन होती है, और नेफ्रॉन किसकी है, तो किडनी की होती है। और इसके बाद आनुवांशिकता की इकाई पूछेगा तो जीन होती है। ठीक है, आनुवांशिकता की इकाई जीन होती है। एक बार फिर से देखेंगे, न्यूरॉन किसकी है, तो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन किसकी है, किडनी, जिसको गुर्दा बोलते हैं, किडनी की कार्यात्मक इकाई है। और इसके बाद जीन क्या है, तो आनुवांशिकता की कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो इसका जो सही आंसर था ए था। तो आज जो है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चन और उसकी व्याख्या पसंद आई होगी। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे आने वाली सारी इसी तरह की क्लासेस आपको का नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए इसकी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम पे जाकर तैयारी स्टेशन जो है स्पेलिंग दी गई है, ये तैयारी स्टेशन, ये आप वहां पर सर्च करेंगे। ठीक है, तैयारी स्टेशन सर्च करेंगे